स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बाह्य अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल से परे और आकाशीय पिंडों के बीच विशाल विस्तार को संदर्भित करता है। 2. भारत ने बाह्य अंतरिक्ष पर संयुक्त राष्ट्र की सभी 5 संधियों पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बाह्य अंतरिक्ष, जिसे अंतरिक्ष अथवा आकाशीय अंतरिक्ष के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल से परे और आकाशीय पिंडों के बीच विशाल विस्तार को संदर्भित करता है, अतः कथन 1 सही है। सामान्यतः बाह्य अंतरिक्ष पर 5 संयुक्त राष्ट्र संधियों के रूप में संदर्भित संधियां हैं। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967, बचाव समझौता 1968, दायित्व अभिसमय 1972, पंजीकरण अधिनियम 1976 तथा द मून एग्रीमेंट 1979। भारत इन सभी 5 संधियों का हस्ताक्षर करता है, लेकिन उसने केवल 4 का अनुसमर्थन किया है। भारत ने मून एग्रीमेंट की पुष्टि नहीं की है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारत निम्नलिखित में से किस संधि या सम्मेलन का सदस्य है? ए. बुडापेस्ट संधि 2001, 2. पेरिस कन्वेंशन 1998, 3. बर्न कन्वेंशन 1928, 4. पेटेंट सहयोग संधि 1998। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत आईपीआर से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का सदस्य है। पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए सूक्ष्मजीवों के भंडार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर बुडापेस्ट संधि 2001, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन 1998, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन 1928, पेटेंट सहयोग संधि 1998, चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित मैड्रिड समझौते से संबंधित प्रोटोकॉल 2013, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्लास्टिक मोनोमर्स नामक दोहराई जाने वाली इकाइयों से बने बहुलक हैं। 2. प्लास्टिक को विघटित होने में 20 से 500 वर्ष तक का समय लग सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्लास्टिक एक प्रकार का बहुलक है जो मोनोमर्स नामक दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है, अतः कथन 1 सही है। बहुलक एक बड़ा अणु होता है जो कई छोटे मोनोमर्स को रासायनिक रूप से एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। प्लास्टिक को विघटित होने में 20 से 500 वर्ष तक का समय लग सकता है, जिसके कारण लैंडफिल और प्राकृतिक आवासों में प्लास्टिक अपशिष्ट का विशाल संचय हो जाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण बृहस्पति को समर्पित पूर्व गैलो रोमन मंदिर के स्थल पर किया गया है। 2. इसका निर्माण 1160 में बिशप मॉरिस डी सुली के अधीन शुरू हुआ था। 3. यह अपनी वास्तुशिल्पीय विशेषताओं जैसे रिव वॉल्टिंग और फ्लाइंग बटरेस के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी साइट उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा सबसे अच्छी तरह वर्णित है? ए. सेंट पीटर्स बेसिलिका, बी. नोट्रे डेम कैथेड्रल, सी. वेस्टमिंस्टर एबी, डी. चार्टेस कैथेड्रल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नोट्रे डेम कैथेड्रल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नोट्रे डेम कैथेड्रल एक मध्ययुगीन कैथोलिक कैथेड्रल है जो फ्रांस के पेरिस में सोन नदी के एक द्वीप पर स्थित है। यह कैथेड्रल वर्जिन मैरी को समर्पित है और इसे फ्रेंच गोथिक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ऐसा माना जाता है कि नोट्रे डेम का निर्माण बृहस्पति को समर्पित एक पूर्व गैलो रोमन मंदिर के स्थल पर किया गया था। फ्रांस में ईसाई धर्म के आगमन के बाद उसी स्थल पर 4 चर्च बनाए गए। नोट्रे डेम का निर्माण 1160 में बिशप मॉरिस डी सुली के अधीन शुरू हुआ और 1260 तक इसका अधिकांश निर्माण पूरा हो गया। इसमें कांटों का पवित्र मुकुट रखा गया है जो यीशु के क्रूस या सूली पर चढ़ने से प्राप्त पवित्र अवशेषों में सबसे कीमती वस्तु है। इसके साथ ही इसके अवशेषों में क्रूस का एक टुकड़ा जिस पर उन्हें कीलों से ठोका गया था, तब विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, केसलर सिंड्रोम जो कभी कभी समाचारों में रहता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
ए साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण, बी दृष्टि एवं दृष्टि संबंधी समस्याएं, सी अंतरिक्ष मलबा और उपग्रह ट्रैकिंग, डी जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अंतरिक्ष मलबा और उपग्रह ट्रैकिंग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केसलर सिंड्रोम, अंतरिक्ष में वस्तुओं और मलबे की बढ़ती संख्या से केसलर सिंड्रोम उत्पन्न हो सकता है, जिसमें कक्षा में मलबे का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे टकराव तथा मलबे के और अधिक निर्माण की संभावना बढ़ जाती है। प्रत्येक टक्कर से अधिक मलबा उत्पन्न होता है, जिससे आगे और अधिक टक्करों की संभावना बढ़ती है। साथ ही पृथ्वी की निचली कक्षा के अनुपयोगी हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2009 में एक निष्क्रिय रूसी उपग्रह एक अमेरिकी जलवायु उपग्रह से टकरा गया, जिससे हजारों मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कुपोषण का तात्पर्य किसी व्यक्ति की ऊर्जा एवं पोषक तत्व ग्रहण में कमी, अधिकता या असंतुलन से है। 2. कद अनुरूप निम्न वजन को वेस्टिंग के रूप में जाना जाता है। 3. आयु अनुरूप निम्न कद को स्टंटिंग के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुपोषण का तात्पर्य किसी व्यक्ति की ऊर्जा एवं पोषक तत्व ग्रहण में कमी, अधिकता या असंतुलन से है, अतः कथन 1 सही है। कद अनुरूप निम्न वजन को वेस्टिंग के रूप में जाना जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता है या उन्हें कोई संक्रामक बीमारी हो जाती है, अतः कथन 2 सही है। आयु अनुरूप निम्न कद को स्टंटिंग के रूप में जाना जाता है। यह प्रायः अपर्याप्त कैलोरी ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, गैर संचारी रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्हें दीर्घकालिक रोग भी कहा जाता है और ये लंबे समय तक बने रहते हैं। 2. भारत में गैर संचारी रोग निगरानी नीति नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गैर संचारी रोग यानी एनसीडी, इन्हें क्रॉनिक बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है और ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। ये आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन का परिणाम होती हैं, अतः कथन 1 सही है। भारत में राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी नीति है, जिसमें समुदाय स्तर पर एनसीडी जोखिमों की जांच की जाती है। इसका उद्देश्य एनसीडी देखभाल और उपचार मार्गों के लिए निवारक और प्रोत्साहक मार्ग बनाना है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य एआई प्रणालियों के विकास और परीक्षण का समर्थन करने के लिए भारत में एक मजबूत एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। 2. ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बड़े पैमाने पर एआई मॉडल के प्रशिक्षण और निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य एआई प्रणालियों के विकास और परीक्षण का समर्थन करने के लिए भारत में एक मजबूत एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना है, अतः कथन 1 सही है। मिशन का उद्देश्य डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाना और स्वदेशी एआई तकनीक विकसित करना है। यह शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने, उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने, प्रभावशाली एआई स्टार्टअप का समर्थन करने तथा नैतिक एआई प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बड़े पैमाने पर एआई मॉडल के प्रशिक्षण और निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, जो उन्नत एआई अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन के लिए एक व्यापक ढांचा है। 2. यह डिजिटल प्रौद्योगिकी की असीम क्षमता का दोहन करने तथा डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए वैश्विक डिजिटल सहयोग का रोडमैप प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन के लिए एक व्यापक ढांचा है, अतः कथन 1 सही है। यह डिजिटल प्रौद्योगिकी की अपार संभावनाओं का दोहन करने और डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए वैश्विक डिजिटल सहयोग का रोडमैप तैयार करता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR तब होता है
जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी रोगाणुरोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। 2. मनुष्यों, जानवरों और पौधों में रोगाणुरोधी दवाओं का दुरुपयोग तथा अतिप्रयोग दवा प्रतिरोधी रोगजनकों के विकास में मुख्य कारण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR। यह तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी रोगाणुरोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अतः कथन 1 सही है। मनुष्यों, जानवरों और पौधों में रोगाणुरोधी दवाओं का दुरुपयोग तथा अतिप्रयोग दवा प्रतिरोधी रोगजनकों के विकास में मुख्य कारण है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, वक्फ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्तियों का स्थायी समर्पण है। 2. स्थानीय जांच करके, गवाहों को बुलाकर तथा सार्वजनिक की मांग करके वक्फ के रूप में घोषित सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के पास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्तियों का स्थायी समर्पण है। अतः कथन 1 सही है। वक्फ से होने वाली आय आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय गृहों को निधि देती है। एक सर्वेक्षण आयुक्त स्थानीय जांच करके, गवाहों को बुलाकर और सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग करके वक्फ के रूप में घोषित सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम यानी EPI के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 2. मिशन इंद्रधनुष को वर्ष 2014 में UIP के तहत टीकाकरण से छूटे बच्चों तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।